नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। टीएनसी की एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम है अवधेश कुमार और टीएनसी एडवांस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि हमने बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में मोस्टली को पढ़ा है, जिसमें हमने स्टार्ट किया हमारे ओबीजी सब्जेक्ट के साथ। ओबीजी के बाद मैंने आपको सिस्टमेटिक वे में पूरे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जितने भी सिस्टम्स हैं उन सभी सिस्टम्स को हमने पढ़ा। हमने स्टार्ट किया एंडोक्राइन सिस्टम से, इसके बाद हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा, मस्कुलोस्केलेटन पढ़ा, आई पढ़ा, ईयर पढ़ा, इसके बाद मैंने जीआई ट्रैक्ट पढ़ा, रीनल सिस्टम, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है दोस्तों वो पढ़ा। तो इस प्रकार से हम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में चले। इसके बाद में हमने पीडियाट्रिक जो नर्सिंग है दोस्तों उसकी जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट की। पीडियाट्रिक जो नर्सिंग है दोस्तों उसकी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। जो भी बच्चे पहली बार जुड़े हैं तो वो हमारे जितने भी जो क्लासेस हैं दोस्तों वो देखें। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहो, आपको लगे हमारी क्लासेस अच्छी हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। इससे आपको ये फायदा होगा कि जो भी क्लासेस जो होंगी वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो वो आपको पता लग जाता है कि नई क्लासेस आ गई हैं। तो आगे हम शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए, जैसे कि हम कभी करते नहीं है। तो हमारे सामने दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो है कि ए होम केयर नर्स इज विजिटिंग ए फैमिली फॉर द फर्स्ट टाइम। एक होम केयर नर्स है दोस्तों, वो फैमिली को विजिट कर रही है। फर्स्ट टाइम क्या कर रही है दोस्तों? विजिट कर रही है। क्यों कर रही है? रीजन क्या है देखते हैं। द 4 week old infant had surgery for extropsy of the bladder। क्योंकि 4 सप्ताह का बच्चा है, इन्फेंट है, 0 से 1 ईयर के जो बेबी होता है दोस्तों उसे हम किस नाम से जानते हैं? इन्फेंट के नाम से जानते हैं। 0 से 1 साल का बच्चा इन्फेंट कहलाता है। 0 to 2 week इंट्रायूट्राइन लाइफ की अगर बात करें तो ओम कहलाता है। 3 to 8 week एम्ब्रियो कहलाता है। इसके बाद 9 week टू बर्थ क्या कहलाता है दोस्तों? फीटस कहलाता है। इसके बाद में 0 से लेकर 7 डेज तक अर्ली न्यूनेट कहलाता है। इसके बाद 8 दिन से लेकर 28 दिन तक क्या कहलाता है? लेट न्यूनेट कहलाता है। इसे न्यूबॉर्न भी बोल सकते हो। इसके बाद में दोस्तों अगर आप बात करो कि इन्फेंट की, तो 0 to 1 ईयर का जो बच्चा होता है उसे हम इन्फेंट कहते हैं। 1 से 3 साल के बच्चे को टोडलर कहते हैं। 3 से 6 साल के बच्चे को स्कूल गोइंग के नाम से जानते हैं। फिर इससे आगे इसी प्रकार से चलता रहता है। एडोलसेंस की जो एज है वो अकॉर्डिंग टू WHO 13 से और 19 साल है। तो वो आपको मैंने बताया, इसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब वापस से आते हैं हमारे क्वेश्चन की। होम केयर नर्स जो घर जाकर जो केयर प्रोवाइड करती है पेशेंट्स को, वो होम केयर नर्स कहलाती है। वो फैमिली को विजिट कर रही है पहली बार। 4 वीक का ओल्ड इन्फेंट है। सिर्फ बच्चा कितने वीक का है दोस्तों? 4 वीक का है। हैड सर्जरी फॉर एक्सट्रोप्सी ऑफ द ब्लड। मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रोप्सी ऑफ द ब्लड है दोस्तों, उसमें जल्दी से जल्दी सर्जरी करनी पड़ती है। जो टाइम पीरियड है वो मैंने आपको बताया। बताओ कितने घंटे आएगा? 24, 48, 72, 96। कितना आंसर आएगा? 24, 48, 72 एंड 96। बताओ क्या आएगा आंसर? एंड क्रिएशन ऑफ एन इलियल कॉन्ड्यूट सून आफ्टर बर्थ। देखो दोस्तों इसके अंदर किस चीज का क्रिएशन किया गया है? इलियल कॉन्ड्यूट का क्रिएशन किया गया है। मैंने आपको बताया था कि इलियल कॉन्ड्यूट एक ऐसी सर्जरी होती है जिसके अंदर हम इलियम के पार्ट को निकालते हैं, उस पार्ट से यूरेटर को जोड़ते हैं। उस पार्ट से दोनों यूरेटर को जोड़ते हैं और जो इलियम जो पार्ट है दोस्तों उसको बॉडी से बाहर क्या करते हैं? उसका एक जो स्टोमा है उसको बाहर निकालकर उसे यूरिन बैग क्या कर देते हैं? हम अटैच कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि हम क्या काम करते हैं दोस्तों। जैसे हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है, जेजुनम, जेजुनम और इलियम। तो जैसे हमने इलियम को कट कर दिया, यहाँ से हम क्या कर देते हैं? इलियम को कट कर देते हैं और इलियम के एक पार्ट को ले लेते हैं। इलियम के उस एक पार्ट को लेने के बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे? उस इलियम के पार्ट को, जो हमारी जो किडनीज हैं, उस किडनी के जो यूरेटर जो है दोस्तों, उस यूरेटर से उस इलियम के पार्ट को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं, ठीक है। और एक तरफ से इसको क्या कर देंगे? सूचर कर देंगे और एक तरफ से क्या रहेगा दोस्तों? आपका ओपन रहेगा। बाहर की तरफ स्टोमा बॉडी की तरफ बाहर की तरफ निकाल देते हैं, एब्डोमेन पे इसको लगा देते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पर इसके यूरिन जो बैग है दोस्तों क्या कर देते हैं? हम अटैच कर देते हैं, ताकि जो यूरिन आएगा वो यूरेटर से सीधा कहाँ पे आएगा दोस्तों? इसके अंदर इलियम में, और इलियम से सीधा इस बैग के अंदर आएगा। तो इस प्रकार से ये जो सिस्टम है, ये एक सर्जरी है जो काम करती है, जैसे हम इलियल कॉन्ड्यूट के नाम से। अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो समझो एकदम सिस्टमेटिक वे में आता है, आना चाहिए। ये जितनी भी सर्जरी है सारी सर्जरी मैंने आपको करवा रखी है, आप जाकर देख सकते हो। शायद मेरी ब्लैडर कैंसर में आपको सारी सर्जरी करवाई है। आप जाकर जो आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पार्ट है, उस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के पार्ट में भी कौन से वाले पार्ट में जाओगे दोस्तों? आप रीनल सिस्टम के पार्ट में जाकर सारी जितनी सर्जरी विद इमेज, अच्छे इमेजेस लगाकर मैंने आपको समझाई थी और मुझे लगता है कि आप लोगों को वो चीज समझ में भी आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या कर रखा है दोस्तों कि व्हेन द नर्स अराइव्स, कि जब नर्स क्या होती है दोस्तों? पहुंचती है। व्हेन द नर्स अराइव्स द मदर अपीयर्स टायर्ड एंड द बेबी इज क्राइंग। देखो नर्स वहां पे जाती है, नर्स जाती है तो क्या चीज देखती है? 2 चीज देखती है कि मदर ऐसे थकी थकी सी लग रही है, टायर्ड लग रही है, ठीक है, एंड द बेबी इज क्राइंग। और जो बच्चा है ना दोस्तों वो क्या कर रहा है? क्राई कर रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? क्राइंग कर रहा है। इसके बाद में क्या है?
आफ्टर एन इंट्रोडक्शन, ठीक है, आपने इंट्रोडक्शन दिया होगा, ठीक है, विच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट बाय द नर्स। बताओ इसके बाद में जो नर्स का मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है दोस्तों वो क्या होगा। पहला जो ऑप्शन वो क्या कर रहा है कि टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, कि आप मुझे अपनी डेली रूटीन के बारे में बताओ। सेकंड जो ऑप्शन वो कह रहा है कि यू लुक टायर्ड, इज एवरीथिंग ऑल राइट, कि आप टायर्ड लग रहे हो क्या, बिल्कुल सब कुछ ठीक है ना। इसके बाद थर्ड, व्हेन वाज द लास्ट टाइम द बेबी हैड ए बोतल, कि आपने बच्चे को लास्ट बार कब बोतल से दूध पिलाया था, ठीक है, बच्चे को आपने लास्ट टाइम कब बोतल से दूध पिलाया था। लास्ट है ऑप्शन ओ, इट लुक्स लाइक यू टू आर हैविंग ए बैड डे, कि आप दोनों का क्या है दोस्तों, बैड डे है। अब देखो इस क्वेश्चन में दोस्तों एक्चुअली में हमें कोई रीजन नहीं दे रखा कि व्हाई द मदर इज टायर्ड एंड व्हाई द बेबी इज क्राइंग। तो नर्स का पहला जो काम है वो कोई भी स्टेटमेंट बनाने से पहले, आपको कोई भी स्टेटमेंट बनाना है पेशेंट के बारे में, आप कुछ भी बात कह रहे हो, हमेशा आपका पहला काम क्या है दोस्तों, पहला काम ये है कि आप पहले कंडीशन को जानो। अगर आपको कंडीशन नहीं पता तो आप क्या करो दोस्तों, और क्वेश्चन पूछो, उस क्वेश्चन से क्या होगा, आपको उस कंडीशन के बारे में पता लग जाएगा। तो पहला काम ये है दोस्तों, आपको और ज्यादा जानना पड़ेगा। अब इन चारों में से सबसे ज्यादा और ज्यादा जानने का काम दो मेन जो कर रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन कौन से कर रहे हैं, देखो पहले टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन। इस क्वेश्चन से वो हर चीज बताएगी अपनी, भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही, क्या है, कैसे होती है, क्या होता है, तो अपने पूरे रूटीन के बारे में बताएगी। तो उससे हमें हर चीज क्या निकलेगा दोस्तों, आंसर निकलेगा। अब देखो आप कहोगे सर ये भी क्वेश्चन मुझे तो ठीक लग रहा है कि यू लुक टायर्ड, इज एवरीथिंग ऑल राइट, कि आप ये लग रहे हो, टायर्ड लग रहे हो, सब ठीक होगा। और व्हेन वाज द लास्ट टाइम दैट बेबी हैड ए बोतल, तो इससे भी पता लगेगा। दोस्तों एक्चुअली में आप मदर को खुद कह रहे हो आगे से कि भाई आप क्या लग रहे हो, टायर्ड लग रहे हो, तो उससे मदर जो है दोस्तों उसको खुद को क्या फील होगा कि गिल्ट फील हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन में भी आगे समझाऊंगा कैसे। थर्ड क्वेश्चन में भी लगभग यही कह रहा है कि व्हेन वाज द लास्ट टाइम द बेबी हैड ए बोतल, लास्ट टाइम कब था जब जो बेबी है उसने बोतल पी थी। मतलब इसमें मदर को ये गिल्ट फील होगा कि मैं अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रही हूँ, और जो ये नर्स है इसने मुझे बताया है वो अपने आप में गिल्ट फील करेगी। और लास्ट जो है दोस्तों, ओ इट लुक्स लाइक यू टू आर हैविंग ए बैड डे, ओ ये लगता है कि तुम दोनों के पास बुरा दिन था। तो ये जो क्वेश्चन है उसमें तो सीधा सीधा ही बता रहा है भाई उन दोनों को और ज्यादा ये फील करवा रहा है कि भाई बुरा है। चलो बच्चा है वो छोटा है वो समझ नहीं पाएगा, लेकिन माँ है उसको लगेगा कि आज मेरा बुरा दिन है, मेरे बच्चे को संभाल नहीं पा रहे। तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है ना दोस्तों, इनको हम नेगेटिव स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। नेगेटिव कमेंट है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, जब तक कि जरूरत नहीं हो तो ऐसे जो कमेंट है दोस्तों हम नहीं करेंगे। जब वो ये बताएगी टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, हमने कोई भी नेगेटिव बात नहीं की, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, इसे हमें और डाटा मिलेगा। तो ये हमें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा मोर कलेक्शन ऑफ डाटा। पहले वाला ऑप्शन जो है ये हमें प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड मोर कलेक्शन ऑफ डाटा, मोर कलेक्शन ऑफ डाटा। तो पहला ऑप्शन जो है दोस्तों वो हमें और ज्यादा क्या देगा दोस्तों, डाटा देगा। बाकी के जो तीनों है ना दोस्तों, तीनों नेगेटिव केयर एंडेड सन जो कमेंट है ये सभी ये नेगेटिव है, जो नेगेटिव करते हैं, नेगेटिव कमेंट है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चंस ऐसे पूछो आप जिसमें बहुत सारा आंसर निकलने की बात हो, जैसे यू लुक एट इज एवरीथिंग ऑल राइट, उसने कह दिया हाँ सब ठीक है, बस खत्म बात। व्हेन वाज द लास्ट टाइम द बेबी हैड ए बोतल, उसने कह दिया सुबह 7 बजे, खत्म बात। ठीक है, तो टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, इसमें तो पूरे रूटीन बताएगी ना, ये बजे इतने बजे ये होता है, इतने बजे ये होता है, इतने बजे ये होता है। अगर सीधे आप क्वेश्चन पूछोगे यू लुक एट इज एवरीथिंग ऑल राइट, ठीक है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम, तो इसमें सीधा आंसर आएगा। तो ये एक्चुअली में ये स्टेटमेंट जो है ना ब्रॉड भी नहीं है, तो आपको ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए भाई, जिसमें बहुत सारा जो आंसर निकले और आपको पता लगे कि भाई इनकी जो कंडीशन है वो ऐसी कंडीशन क्यों है, तो उसके बारे में आपको क्या लगे दोस्तों, पता लगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन। लिखो। अब मैं एस्ट्रोपी तो ब्लैडर नहीं लिखाऊंगा इसमें कोई, क्योंकि जरूरी नहीं होता ना ऐसा लिखा हुआ है। तो लिखो सर्जरी के बाद अगर मदर टायर्ड फील करे, और बच्चा क्राई कर रहा हो, तो नर्स को और डाटा कलेक्शन के लिए
और डाटा कलेक्शन के लिए पूछना चाहिए कि बस अब इन्वर्टेड कॉमा की लाइन लिख लो, टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, मुझे आपके डेली रूटीन के बारे में बताओ। ठीक है, दिख गया होगा, कुछ नहीं है, थोड़ा सा कम कर देता हूँ अगर आप चाहो तो, सर्जरी के बाद अगर, ठीक है तो टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन। वैसे मैं बोलता हूँ उसी समय सुन लिया करो आप लोग, ठीक है, कई बार आप ऐसे करते हो कि जब मैं बोलता हूँ जब तो आप सुनते नहीं हो, बाद में आप सुनते हो, तो वो थोड़ा सा सही नहीं रहता है ना। वो जरूरी होता है कि जब मैं बोलूँ तो वो सुनो, क्योंकि आप लिखते हो उसको क्यों सुनते हो। मेन चीज तो ये नहीं जब बोलूँ जब सुनो, तो वो चीज आपको ज्यादा सुननी चाहिए। जब मैं बोल रहा हूँ तो उस बात को आपको पहले सुनना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा ये ज्यादातर एक्सट्रोक्यूल ब्लैडर वाला जो पार्ट है दोस्तों, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो एक्सट्रोक्यूल ब्लैडर से आए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक पूरी वैक्सीन के बारे में हम इसमें पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है कि द नर्स इज टीचिंग ए पेरेंट्स ग्रुप अबाउट द रीजन फॉर एडहरिंग टू द इम्यूनाइजेशन। एक नर्स है दोस्तों, एक पूरा पेरेंट्स का ग्रुप होगा, उसको पढ़ा रही होगी, एक साथ कई सारे पेरेंट्स बैठे हुए होंगे, उनको क्या कर रही है, वो पढ़ा रही है। क्यों बता रही है, क्यों इम्यूनाइजेशन करवाते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। भाई ऐसा नहीं है कि आपको इम्यूनाइजेशन पे जुड़ा हुआ रहना चाहिए। आइडिया तो मतलब ये है कि जैसे 6 वीक पे लग रही है तो लगवाओ आप, ऐसा नहीं अब छोड़ दिया 2 साल बाद लगवाऊंगा ऐसा लगवाऊंगा, तो ऐसा नहीं करे। तो इसको बोलते हैं एडेयर टू द इम्यूनाइजेशन, ठीक है, मतलब जो भी आपका शेड्यूल है उससे। इसी बार नेक्स्ट कह रखा है कि व्हाट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मम्स इज इंपॉर्टेंट फॉर एडोलसेंट टू अवॉइड। कि भाई कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशन है मम्स का जो कि इज इंपॉर्टेंट फॉर एडोलसेंट टू अवॉइड। भाई जो कि मम्स के कारण जो एडोलसेंट है दोस्तों उसके अंदर हो सकता है, उसे अवॉइड हो सकता है किसी से, इम्यूनाइजेशन से। तो व्हाट कॉम्प्लिकेशन मम्स इज इंपॉर्टेंट फॉर एडोलसेंट टू अवॉइड। अगर आपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से अडेयर रहे तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है दोस्तों वो नहीं होगा। तो मेरे को लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो लगभग सब बच्चों को आता होगा भाई, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो दोस्तों कि यहाँ पर मेन जो चीज है ना, मम्स जो है वो आपको सबको पता है कि मेल के अंदर ओर्चाइटिस करवाता है और फीमेल के अंदर ऊपराइटिस करवाता है मेनली। तो जो ओर्चाइटिस दोस्तों उसके कारण क्या होता है, मेल के अंदर स्टेरिलिटी होने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा जो मम्स की जो वैक्सीन उसके बारे में पढ़ते हैं। मम्स वैक्सीन, तो मम्स की वैक्सीन के बारे में पढ़ते हैं। ज्यादातर दोस्तों आपको पता होगा कि जो मम्स जो है वो इंडिया के अंदर मोनोवैलेंट फॉर्म के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर आपने सुना होगा कि मम्स अकेली कोई वैक्सीन नहीं आती, ज्यादातर मीजल्स मम्स रूबेला कॉम्बिनेशन में आती है। कौन से में, एमएमआर के कॉम्बिनेशन के अंदर ये आती है। तो पहली लाइन लिखो कि नॉट अवेलेबल इन, बस छोटे छोटे सेंटेंस लिखो ना, नॉट अवेलेबल इन मोनोवैलेंट फॉर्म, इसी लाइन में लिखो आगे, अवेलेबल इन एमएमआर फॉर्म। मीजल मम्स और रूबेला का जो फॉर्म है ना मेल, उसी फॉर्म के अंदर इंडिया में ये क्या होती है दोस्तों, अवेलेबल होती है। तो कॉम्बिनेशन फॉर्म में अवेलेबल होती है, मतलब सिंगल अगर आप चाहोगे मम्स की वैक्सीन है तो वो शायद अवेलेबल नहीं, शायद मतलब अवेलेबल नहीं होती है शायद। तो क्या करेगा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसकी डोज कितनी होती है, तो डोज जो है दोस्तों सबको पता है कि 0. क्या होती है दोस्तों, 5 ml होती है। कितनी होती है, 0.5 ml इसकी क्या होती है, डोज होती है। अगर आप अकेले दोस्तों सिर्फ मीजल्स की जो, अगर आप सिर्फ मीजल्स की लगवाते हो ना, तो जो मीजल्स की जो वैक्सीन है दोस्तों वो कैसी लगती है आपको पता है, मीजल्स की वैक्सीन मेनली सबक्यूटेनियस लगती है। मीजल्स की जो वैक्सीन कैसी लगती है दोस्तों, सबक्यूटेनियस लगती है। लेकिन मीजल्स मम्स और रूबेला है ना दोस्तों, इसके आप सबक्यूटेनियस भी लगवा सकते हो और आईएम भी लगवा सकते हो, दोनों फॉर्म में आती है, ठीक है। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा सर ये क्या कह रहे हो, लेकिन दोस्तों ये दोनों फॉर्म में आती है। मीजल्स मम्स रूबेला मतलब सबक्यूटेनियस भी लगती है और क्या लगती है दोस्तों, आईएम भी, किसी भी फॉर्म में आप लगा सकते हो। मीजल्स की जो वैक्सीन आप पढ़ते हो आपको पता है सभी किस में पढ़ते हैं, सबक्यूटेनियस के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो ये वैक्सीन है, मतलब मीजल्स मम्स रूबेला की जो वैक्सीन दोस्तों ये क्या है, मैं यहाँ पर मीजल्स की बात कर रहा हूँ, मम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर कि मम्स की वैक्सीन, क्योंकि मैं मम्स पढ़ा रहा हूँ तो आपको लगेगा कि मैं मम्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं मम्स की नहीं बता रहा हूँ, मीजल्स की बता रहा हूँ ना। मीजल्स की अकेले वैक्सीन आती है, वो 9 मंथ भी लगती है, आपको सबको पता है, वो सबक्यूटेनियस लगती है। लेकिन मीजल्स मम्स रूबेला की जो वैक्सीन है दोस्तों वो सबक्यूटेनियस भी लग सकती है और कैसे लग सकती है दोस्तों, आईएम भी दी जा सकती है, ठीक है। डोज जो है वो मैंने आपको बता ही दिया कि 0.5 ml है दोस्तों इसकी डोज होती है। इसके अलावा दोस्तों ये जो वैक्सीन होती है दिस इज लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन।
ठीक है। कौन सी वैक्सीन होती है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। लाइव वैक्सीन सीधा लिख दो, सिर्फ इतना लिख सकते हो भाई क्या होती है? लाइव वैक्सीन होती है, बस। क्वेश्चन आ जाता है भाई लाइव होती है, किल होती है, तो सोइड होती है, कैसे होती है? तो ठीक है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन कई बार आते हैं। कब लगती है दोस्तों? तो 15 से और 18 मंथ के ऊपर, 15 से 18 मंथ के ऊपर जो एमएमआर है दोस्तों, उसकी कौन सी डोज लगती है? फर्स्ट डोज लगती है। मेनली हम एमएमआर की बात करेंगे, क्योंकि जो अवेलेबल एमएमआर फॉर्म में है तो मीजल्स की पढ़ नहीं सकते, तो हम किसकी पढ़ेंगे? एमएमआर की पढ़ेंगे। तो एमएमआर की जो पहली जो वैक्सीन है दोस्तों, वो 15 से 18 महीने के बीच में लगती है, और दूसरी जो वैक्सीन है वो कितने लगती है दोस्तों? 5 साल की लगती है, सेकंड 5 साल की लगती है, सेकंड। अब मैंने एक बार जो टेलीग्राम है दोस्तों उस ग्रुप में भी डाला था कि भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो ओपी गई के अंदर बहुत अच्छे से दे रखा है। ओपीके की बुक जो है पीडियाट्रिक्स सबसे अच्छी बुक के अंदर कंसीडर होती है। वहां पर क्वेश्चन ये था कि भाई क्यों ये वैक्सीन 15 महीने से पहले, मतलब लगभग 15 से 18 महीने में लग रही है, तो 15 से 18 महीने से पहले क्यों नहीं दी जाती है? तो ये माना जाता है दोस्तों कि तब तक जो एंटीबॉडीज है ना, जो मदर की रहती है, तो मदर की जो एंटीबॉडीज होती है ना दोस्तों, वो क्या करती हैं कि भाई अगर मैंने वैक्सीन हमने लगवाई तो वैक्सीन के साथ क्या करती है दोस्तों? वो इंटरफेयर करती है अगर उनको पहले दिया गया तो। इसलिए ये वैक्सीन 15 महीने से पहले नहीं लगाई जाती है, ठीक है। तो इसमें लिख लेना कि इट इज नॉट गिवन बिफोर 15 मंथ, अबाउट लिखो बिफोर। वैसे 12 to 15 मंथ एक रेंज होती है, लेकिन आप 15 मंथ लिख लो क्योंकि ऊपर मैंने 15 से 18 वो लिख रखा है मंथ। बिकॉज मैटरनल एंटीबॉडीज इंटरफेयर विद वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन भी एक तरह से एंटीजन की तरह काम करेगी ना, तो वो क्या करेंगी? मदर के जो एंटीबॉडीज है ना उनके खिलाफ काम करती है। तो मैटरनल एंटीबॉडी क्या करती है दोस्तों? वैक्सीन के खिलाफ ही क्या करने लग जाती है? काम करने लग जाती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। अब कोई बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा तो सर दोनों ऑप्शन में हो, सबक्यूटेनियस और आईएम, हम कौन सा चूज करेंगे? तो फिर दोस्तों आप सबक्यूटेनियस चूज करके आना, ठीक है। क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन हो सकता है कि भाई सर कौन सी देंगे। दूसरा एक वैक्सीन और आती है दोस्तों, मीजल्स रूबेला करके आती है, मम्स इसमें भी नहीं होता है, मीजल्स रूबेला, और ये भी कैसे लगती है दोस्तों? सबक्यूटेनियस ही लगती है। ये भी कैसे लगती है? सबक्यूटेनियस लगती है। तो आपको ऐसे डरने की जरूरत इसमें नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रख लेना, ठीक है। मीजल्स रूबेला की जो वैक्सीन है ना, वो पहली वैक्सीन 9 मंथ पे लगती है, और सेकंड जो है दोस्तों वो 16 से 24 मंथ पे लगती है। तो वो भी लिख लेना, थोड़ा सा ये लिख लेना कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं एमएमआर की। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एमएमआर की बात कर रहे हैं, मीजल्स मम्स रूबेला की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में मीजल्स मम्स रूबेला न लिखकर एमआर वैक्सीन लिख दे, तो मीजल्स रूबेला वैक्सीन लिख दे, तो दोस्तों क्या होगा? तो उसकी भी 2 डोज होंगी, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट जो डोज है दोस्तों जैसे मीजल्स लगता है, उसी तरह आपको याद रखना है कि फर्स्ट डोज लगभग कितने महीने पे लगती है? लगभग 9 महीने पे लगती है। और जो दूसरी डोज है दोस्तों वो लगभग लगती है आपकी 16 से 24 मंथ के ऊपर, लगभग 16 to 24 मंथ के ऊपर क्या लगती है दोस्तों? आपकी दूसरी डोज लगती है। अब कुछ क्वेश्चंस और बताऊंगा इससे इंपोर्टेंट, जो कि हर वैक्सीन के अंदर ही पूछे जाते हैं। मीजल्स मम्स रूबेला की जो वैक्सीन है एमएमआर है, तो इसका स्टोरेज जो टेम्परेचर वो कितना होता है? तो वही यूनिवर्सल टेम्परेचर हर वैक्सीन का, लगभग कुछ एक्सेप्शन छोड़ दे तो लगभग 2 से 8 डिग्री क्या होता है दोस्तों? सेंटीग्रेड ही क्या रहता है? इसका टेम्परेचर रहता है, ठीक है। एक बार इसको हमने दोस्तों रिकॉन्स्टिट्यूएंट कर दिया, तो रिकॉन्स्टिट्यूएंट के बाद 4 घंटे से ज्यादा यूज नहीं करने चाहिए। आफ्टर 4 आवर्स इस वैक्सीन को हम क्या कर देते हैं दोस्तों? डिस्कार्ड कर देते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है क्यों कर देते हैं? कि 4 घंटे के बाद में ऑप्शन नंबर 1 इन्फेक्शन कोज कर देता है, ऑप्शन नंबर 2 ये अपनी पोटेंसी, अपनी ताकत खो देता है, तीसरी दोस्तों ये सेप्टिसीमिया कोज कर देता है, चौथा है कि इससे जो पेशेंट है वो शॉक में जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दैट विल बी लॉस ऑफ पोटेंसी। इसमें क्या होता है दोस्तों? अब लगाने का इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अपनी जो ताकत है, अपनी जो पोटेंसी है, वो 4 घंटे के बाद क्या कर देते हैं दोस्तों? ये खो देता है। इसके बाद ध्यान रखना है कि मीजल्स मम्स रूबेला एक लाइट सेंसिटिव वैक्सीन है दोस्तों। ये एक लाइट सेंसिटिव वैक्सीन है, लाइट सेंसिटिव वैक्सीन है। कि मतलब कि लाइट के प्रति क्या होती है दोस्तों? खराब होने के इसके क्या रहते हैं दोस्तों? चांसेस रहते हैं। अब मीजल्स मम्स और रूबेला है दोस्तों, इसमें 3 वो होते हैं। पता नहीं कितना डिटेल में क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हम चाहते नहीं कि कोई भी क्वेश्चन छोड़े। आजकल नोट साइड में वैसे भी कुछ भी पूछने लग गए हैं, तो इसमें ये पूछ लेते हैं कि भाई कितने इसके अंदर हम वो डालते हैं, ठीक है। जो वैक्सीन है उसमें मीजल्स कितने पार्टिकल्स होते हैं, जो मम्स उसके कितने होते हैं, और रूबेला है दोस्तों उसके कितने पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो आजकल पूछे जाते हैं। तो बहुत सिंपल है, इधर 1000 इधर 1000 2000 होता है, 2000 नहीं आएगा, क्या आएगा तो 5000 आएगा। तो इतने लगभग पार्टिकल्स डालते हैं, 1000 5000 और 1000 क्या डालते हैं इसके अंदर हम? पार्टिकल डालते हैं। वैसे इनको TCID 50 के नाम से जाना जाता है, लेकिन आपको इतना काम का नहीं है, बस आप लिखना चाहो तो लिख लो।
जो पार्टिकल्स है दोस्तों उनको किस नाम जानते हैं, TCID50। तो मीजल्स के 1000, मम्स के 5000 और एक वैक्सीन के अंदर रूबेला के कितने होते हैं दोस्तों, आपके 1000 जो पार्टिकल्स है दोस्तों वो क्या होते हैं इसके अंदर डाले जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों उसका भी क्या होगा, ये आंसर होगा। क्वेश्चन जो है दोस्तों कि जो मम्प्स है अगर उसकी वैक्सीन नहीं लगवाई गई तो एडल्टहुड के अंदर जाके वो किस चीज का रिस्क करता है। तो दो क्वेश्चन यहां से बनते हैं, भाई क्यों कौन कौन से करते हैं। तो जो मेल है दोस्तों उसके अंदर ओरचाइटिस करेगा, आपका क्या करेगा, ओरचाइटिस, और फीमेल के अंदर करेगा ओफ्राइटिस, टेस्टिस और आपके ओवरी का इंफ्लेमेशन, ठीक है। टेस्टिस और आपके जो ओवरी है दोस्तों उसका क्या करता है, ये इंफ्लेमेशन करता है। तो ओरचाइटिस और क्या करते हैं दोस्तों, ये आपके ओफ्राइटिस करते हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ज्यादा आपको टफ लग रहा होगा, दोबारा से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि थोड़े से ज्यादा पॉइंट हो गए। पहला दोस्तों अकेले फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। मीजल्स मम्प्स रूबेला के फॉर्म में क्या होती है, अवेलेबल होती है। डोज 0.5 ml मीजल्स की सबक्यूटेनियस लगती है, मीजल्स रूबेला की सबक्यूटेनियस, मीजल्स रूबेला सबक्यूटेनियस आईएम दोनों लगती है, लेकिन पहला आंसर सबक्यूटेनियस चूज करना। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है, 15 से 18 मंथ में पहली डोज लगती है और 5 साल के ऊपर क्या लगती है दोस्तों, आपकी दूसरी डोज की लगती है, ठीक है। ये 15 महीने से पहले नहीं दी जाती है, क्यों, क्योंकि जो एंटीबॉडीज है दोस्तों वो क्या करती है, इंटरफेयर करती है। मीजल्स रूबेला की वैक्सीन पूछे तो पहली वैक्सीन 9 मंथ के ऊपर आएगी, दूसरी वैक्सीन 16 से 24 मंथ के ऊपर आएगी। स्टोर टेंपरेचर पूछे तो सबको पता है 2 से 8 डिग्री होता है। 4 घंटे से ज्यादा क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि लॉस ऑफ पोटेंसी को देता है। कैसी वैक्सीन है, लाइट सेंसिटिव है, कितने पार्टिकल्स है, तो 1000, 5000 और 1000 इसके क्या होते हैं दोस्तों, पार्टिकल्स होते हैं। रिस्क किस चीज का होता है, मेनली एडल्ट के अंदर होता है, ध्यान रखना। ये रिस्क किसमें होता है, एडल्ट में। मतलब आपने बचपन में नहीं ली वैक्सीन, लेकिन दिक्कत कब आएगी दोस्तों, आपके एडल्ट में जाके आएगी इसकी, ठीक है। तो ओरचाइटिस और ओफ्राइटिस कोर्स करते हैं। तो मेरे को लग रहा है याद हो गई होंगी चीजें, कुछ चीजें और ले आते हैं। एक इसमें दोस्तों कई बार ये ना ये पूछ लेते हैं कि जो मम्प्स है ना उसकी जो स्ट्रेन है वो क्या है, ठीक है, कौन सी स्ट्रेन है। मतलब मम्प्स वायरस उससे बनाया गया होगा मान लो ये, तो मम्प्स वायरस की कौन सी जो स्ट्रेन है ना दोस्तों वो यूज करते हैं। तो आपको ज्यादा याद नहीं हो तो JL याद रख लेना, बस जेल से याद रख लेना, JL कि JL जो स्ट्रेन है दोस्तों वो क्या करते हैं इसके अंदर यूज करते हैं, जिसको नाम है जेरिलिन स्ट्रेन। पूरा नाम ये है, मैं कह रहा हूं अभी भी नहीं याद हो तो ठीक है, इतना भी याद नहीं हो तो आप लिन याद रख लेना बस, कि लिन स्ट्रेन के नाम से कोई है, या जेरिल याद रख लेना, जो जेरिल याद रख लेना, जो भी आपको याद है, जेरिल या लिन में से आप कोई भी एक याद रख सकते हो। जेरिल याद रख लो या लिन याद रख लो, ये नहीं याद हो तो JL याद रख लो तो ज्यादा अच्छा है। भाई मम्प्स के अंदर हम कौन सी स्ट्रेन यूज करते हैं, तो ये। दूसरा दोस्तों ये कितनी इफेक्टिव होती है, अगर ये वैक्सीन हमने दे दी तो इसकी एफिशिएंसी है वो मम्प्स के प्रति कितनी है, लगभग 75 से 90% एफिशिएंसी। मतलब बहुत कम ऐसे केसेज होंगे, 10 से 25% ऐसे केसेज होते हैं जिसमें ये काम नहीं करे और किसी को डिजीज हो जाएगी। तो ज्यादातर दोस्तों इसके अंदर डिजीज नहीं होती। नेक्स्ट दोस्तों इसका एक कॉम्प्लिकेशन और होता है, वे वैक्सीन लगाने से भी नुकसान हो सकता है, ठीक है, बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कोई इतना बड़ा नहीं होता। असेप्टिक मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, असेप्टिक मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है, लेकिन वो भी माइल्ड प्रकार का होता है। दूसरा दोस्तों बिल्कुल रेयर होता है, ऐसे नहीं कि हर केसेस में होगा, बहुत रेयर जो केसेस होंगे उसी के अंदर क्या होगा दोस्तों ये देखने को मिलता है। और दूसरी बात, होगा भी तो ऐसे नहीं कि सीवियर कंडीशन नहीं जाता, किसके अंदर होता है दोस्तों, आपका ये माइल्ड केस के अंदर क्या होता है दोस्तों देखने को मिलता है। बस बहुत है, इतना पढ़ लिया। अब ये दोनों चीजें दोस्तों क्या कोज करवाएंगी, भाई स्टेरिलिटी कोज करवाएंगी, तो बस इसमें आगे लिख लो स्टेरिलिटी, बस। ठीक है, तो क्वेश्चन जो था दोस्तों वो आपके सामने वापस आ गया कि द नर्स इज टीचिंग ए पेरेंट ग्रुप अबाउट रीजन फॉर, तो हमने इम्यूनिटी शेड्यूल पे हमें आइडिया हो जाना चाहिए कौन सा कॉम्प्लिकेशन है मम्प्स का, जो कि एडोलेसेंट को क्या करना चाहिए दोस्तों, अवॉइड करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज स्टेरिलिटी। तो लिखो कि मम्प्स की वैक्सीन अवॉइड करने के कारण एडल्ट में ओफ्राइटिस एंड ओरचाइटिस हो सकता है, जिसके कारण स्टेरिलिटी हो सकती है, जिसके कारण क्या हो सकती है दोस्तों, स्टेरिलिटी हो सकती है, जिसके कारण स्टेरिलिटी हो सकती है। ठीक है, बस सिंपल है, कुछ ज्यादा इतना टफ है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। एक मिनट रुकना थोड़ा, ठीक है, क्या हो सकती है दोस्तों, स्टेरिलिटी हो सकती है। इसके बाद में हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आज का।
कई बार रिकॉर्ड नहीं होता, कई बार मैं 2-2 घंटे क्लास बना लेता हूँ, बाद में पता लगता है कि रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, तो बहुत दुख होता है ऐसा करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है कि ए नर्स इज परफॉर्मिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एन इन्फेंट विद डाउन सिंड्रोम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, डाउन सिंड्रोम के ऊपर क्वेश्चन है ये, और आपको पता है कि डाउन सिंड्रोम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फॉर व्हाट एनोमली शुड द नर्स असेस द चाइल्ड, तो चाइल्ड को किस चीज के लिए दोस्तों असेस करना चाहिए कि अगर 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 आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया और आपको लगा कि उस बच्चे को क्या है दोस्तों डाउन सिंड्रोम है, तो क्या चीज होने के चांसेस होंगे, बल्जिंग स्पॉन्टेनियस होने के चांसेस होंगे, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है दोस्तों वो क्या होंगे, आपके स्टीफ होने के चांसेस होंगे, या एबनॉर्मल जो हार्ट साउंड है दोस्तों वो एबनॉर्मल होगी, और अनयूजुअल प्यूपिलरी जो आपके जो प्यूपिल्स है दोस्तों उनका जो रिएक्शन है, प्यूपिल का जो रिएक्शन है दोस्तों वो कैसा देखने को मिलेगा, अनयूजुअल देखने को मिलेगा। 4 ऑप्शन है। पहली बात तो सुनो ये बात कि भाई कभी भी आप डाउन सिंड्रोम पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड जितने भी बाकी के जो सिंड्रोम है वो भी थोड़ा से एक साथ क्या कर लिया करो दोस्तों, देखा करो। 3 सिंड्रोम तो ऐसे हैं दोस्तों वो आपको हमेशा याद होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से, देखो ट्राइसोमी 13, ट्राइसोमी 18 और ट्राइसोमी, मैंने स्पेलिंग लिख दिया यहाँ पर, ट्राई कर दिया, ट्राइसोमी 18 और ट्राइसोमी 21 हो गया। ट्राइसोमी 13 मतलब क्या है दोस्तों, 13वां जो क्रोमोसोम है आपका, 13वां जो क्रोमोसोम है दोस्तों उसके ऊपर हम जानते हैं भाई हर क्रोमोसोम में 2 पेयर होते हैं, ठीक, 23 हमारे पास 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, हर क्रोमोसोम जो होते हैं दोस्तों पेयर में होते हैं, ठीक है, और एक पेयर में 2 क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन यहाँ पर 13वां जो क्रोमोसोम है, ठीक है, 13वें नंबर का जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर कितने क्रोमोसोम रहेंगे, 13 रहेंगे। 18 के अंदर 18वें पे रहेंगे और 21वें के ऊपर 21वें नंबर पे रहेंगे। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए। तो 13 मतलब याद रखना कि तेरे को पटाऊ, ठीक है, याद करने के लिए याद रखना तेरे को पटाऊ। तो 13 कौन सा है दोस्तों, पटाऊ सिंड्रोम है। तेरे को पटाऊ सिंड्रोम कौन सा है, 13 है, ठीक है, इसको अनदर वे में मत लेना। तो 13 पटाऊ सिंड्रोम। 18 जो है दोस्तों, तो 18 को हम क्या बोलते हैं, 18 बोलते हैं। 18 को क्या बोलते हैं, 18। तो 18 किससे स्टार्ट होता है, ई से स्टार्ट होता है। तो ई फॉर एडवर्ड सिंड्रोम, ई फॉर क्या आएगा आपका, एडवर्ड सिंड्रोम। और 21 तो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है वो इस लेवल पे होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि भाई इसका मतलब क्या है, आपका डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम है। तो जो ट्राइसोमी 21 जो है दोस्तों वो क्या होता है, आपका डाउन सिंड्रोम होता है। ये 3 तो आपको हमेशा पता होना चाहिए। अब 2 और है दोस्तों जो आप ज्यादातर हमारे सिलेबस के अनुसार 5 ही ऐसे सिंड्रोम होते हैं मेनली, और 5 में भी अगर डिजीज कंडीशन पूछता है वो, वैसे पटाऊ और एडवर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन डिजीज से पूछता 2 और पूछता है, क्या तो टर्नर सिंड्रोम पूछेगा या फिर क्या पूछेगा दोस्तों, आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पूछेगा। तो एक तो पूछता है वो आपका टर्नर सिंड्रोम, और एक आपका पूछता है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो होता है दोस्तों, यहां पर क्या है, ट्राइसोमी है। तो यहां पर ट्राइसोमी की जगह टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, मोनोसोमी होता है। क्या होता है, मोनोसोमी, ठीक है। ट्राइसोमी से क्या होता है, मोनोसोमी। ध्यान रखना, ट्राइसोमी 21 इज डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होगा, एक क्रोमोसोम कम होगा। हम जानते हैं कि 2 क्रोमोसोम कम से कम होने चाहिए। अब मान लो कि 2 की जगह सिर्फ एक ही क्रोमोसोम हो तो क्या कहलाएगा दोस्तों, मोनोसोमी कहलाएगा। तो टर्नर सिंड्रोम को ध्यान रखना, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों, मोनोसोमी होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों कि एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है, ठीक है, जो सेक्स जो क्रोमोसोम है उस पे, तो अब नंबर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि 22 और 23 जो क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, 22 पेयर जो होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर एक क्रोमोसोम क्या होता है दोस्तों, एक्स्ट्रा होता है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो टोटल क्रोमोसोम 46 होते हैं। अगर एक क्रोमोसोम बढ़ गया अगर सेक्स क्रोमोसोम पे, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए दोस्तों, आपके 47 हो गए। इस प्रकार से टोटल जो क्रोमोसोम है दोस्तों वो कितने हो जाते हैं, आपके 47 हो जाते हैं। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के अंदर टोटल क्रोमोसोम होते हैं 47 से 47 XXY। बस दोबारा से देख लो, ये 5 तो आपको पता होने ही चाहिए। ट्राइसोमी 13 पटाऊ है, ट्राइसोमी 18 एडवर्ड है, ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम है, मोनोसोमी टर्नर सिंड्रोम है, और क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है दोस्तों उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर एक क्रोमोसोम जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, आपका ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डाउन सिंड्रोम के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है डाउन सिंड्रोम। कितने सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों वो डाउन सिंड्रोम से पूछे जाते हैं हर बार, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। इन पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई जितने भी हम क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर पढ़ते हैं उसमें मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर रहता है ये, मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्वेश्चन सीधा है कि मोस्ट कॉमन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कौन सा होता है दोस्तों, दैट इज डाउन सिंड्रोम। दूसरा दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन है उसका भी है कि मोस्ट उससे रिलेटेड दूसरा
कि मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। अगर किसी भी बच्चे के अंदर मेंटल रिटार्डेशन है, उसका कॉन्जेनाइटल कॉज जाने तो सबसे ज्यादा जो है वो डाउन सिंड्रोम होता है। तो मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, एमआर मतलब मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। पहला नंबर में ये आता है और दूसरे पे आता है फ्रेजाइल सिंड्रोम। पहले पे डाउन सिंड्रोम आता है और दूसरे के ऊपर अगर आपसे पूछे कि दूसरे नंबर पे कौन होता है मेंटल रिटार्डेशन का, तो वो आएगा आपका फ्रेजाइल सिंड्रोम। कौन सा होगा? फ्रेजाइल सिंड्रोम। मेंटल रिटार्डेशन का कॉन्जेनाइटल अगर कोई बात करें, कॉन्जेनाइटल इंटर लाइफ के अंदर ही होगा भाई, बच्चे का जन्म के बाद कोई लेना देना नहीं है। तो कॉन्जेनाइटल कोज की अगर बात करें तो पहले नंबर पे तो कौन सा आएगा? आपका डाउन सिंड्रोम आएगा। लेकिन ये आता है दोस्तों कि दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा? तो दूसरे नंबर पे आपका आता है दोस्तों आपका फ्रेजाइल एक्सेस सिंड्रोम, ठीक है। कौन सा आता है? फ्रेजाइल सिंड्रोम आता है। ये इसे हम फ्रेजाइल एक्सेस सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। फ्रेजाइल सिंड्रोम या फिर फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम दोस्तों उसके नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इसका। इसके बाद में दोस्तों जेनेटिकली तो मैंने आपको बता ही दिया कि जेनेटिकली क्या होता है। ये ट्राइसोमी 21 होता है। क्या होता है दोस्तों? ट्राइसोमी कौन सा होता है दोस्तों? 21 होता है। एक एक्स्ट्रा इसके अंदर क्या होता है दोस्तों? क्रोमोसोम होता है। क्वेश्चन ये आ सकता है जो एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम होता है वो मदर से आता है या फादर से आता है? बन सकता है। सोचो आप कि भाई 21वें पेयर के ऊपर मैंने कहा कि एक क्रोमोसोम क्या है दोस्तों? ज्यादा है, ठीक है। अब वहां पर एक्स वाई का तो चक्कर है ही नहीं, क्योंकि भाई एक्स वाई का जो मेन जो है वो सेक्स क्रोमोसोम में होता है, बाकी क्रोमोसोम में नहीं होता। तो एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम वो आता किससे है? मदर से या फादर से? ध्यान रखना वो मैटरनल ओरिजिन का होता है। कौन से ओरिजिन का होता है? मैटरनल ओरिजिन का होता है। तो 21वां जो क्रोमोसोम है, 21वां पेयर जो क्रोमोसोम है, उसमें एक जो एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम आ रहा है दोस्तों वो कहां से आ रहा है? मैटरनल ओरिजिन से आ रहा है। किससे आ रहा है? मैटरनल ओरिजिन से वो आता है, ठीक है। इसका एक रिस्क फैक्टर लिख लेना, ज्यादा भी नहीं तो एक रिस्क फैक्टर इसका जरूर लिख लेना कि भाई वो रीजन है थोड़ा सा शादी जल्दी होनी चाहिए, कि मोर देन 35 इयर्स की अगर जो मदर होती है ना दोस्तों उनके अंदर ज्यादा डाउन सिंड्रोम के क्या देखने को मिलते हैं? रिस्क देखने को मिलता है। इसलिए जो थोड़ा जो शादी है वो थोड़ी सी कैंची जल्दी होनी चाहिए, है ना। एडवांस एज के अंदर वो है। और सर आप भी पीछे पड़ गए ना, तो लड़कियां कह रही होंगी सर घर वाले परेशान करते हैं, आप भी परेशान करने लगे, हम तो क्लास देखने आए थे, आप शादी की बात कर रहे हो, ठीक है। छोड़ो। अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें दोस्तों तो कि बच्चों के अंदर जब न्यूबॉर्न जन्म करता है तो उसके अंदर सबसे मेन फीचर क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों दैट इज हाइपोटोनिया। क्या होगा? हाइपोटोनिया होगा। हाइपोटोनिया मतलब कि मसल्स की जो टोन है ना दोस्तों वो कम हो जाती है, मतलब रिलैक्सेशन जैसी होगी, स्टीफनेस नहीं होगी, ठीक है। तो हाइपोटोनिया क्या होता है दोस्तों देखने को मिलता है। तो ये मेन फीचर है, ध्यान रखना, इसमें लिख लेना मेन फीचर इन नियोनेट के अंदर मेन जो फीचर है दोस्तों क्या होता है? हाइपोटोनिया। मतलब कि जो टोन जो है ना दोस्तों वो क्या हो जाती है? आपकी कम हो जाती है। टोन जो होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों? थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? हाइपोटोनिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद में सेकंड है दोस्तों, सेकंड अगर बात करें तो ब्रैकीसिफेली देखने को मिलता है। ब्रैकीसिफेली का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि हमारा जो हेड है ना वो मान लो इस प्रकार से है, तो ब्रैकी का मतलब क्या होता है? छोटा। तो इनके अंदर थोड़ा सा हेड की साइज पीछे से क्या होता है दोस्तों? कम होती है। थोड़ा सा क्या होता है? स्मॉलर साइज का होता है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा वो नहीं है मान लो, तो ऐसे हेड किस नाम जानते हैं दोस्तों? ब्रैकीसिफेली के नाम से जानते हैं। तो ब्रैकीसिफेली क्या होता है? इनके अंदर देखने को मिलता है, ब्रैकीसिफेली देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे बना लो, ऐसा देखने को मिलेगा। नॉर्मली पीछे से और ज्यादा मिलता है। तो हेड ब्रैकी मतलब हो गया छोटा है, यहाँ पर सिफेली का मतलब क्या हो गया? हेड की साइज। तो छोटी हेड की साइज क्या होती है दोस्तों? देखने को मिलती है। ऐसे लोगों की जो कान है, इनके जो नाक है, ये सब क्या देखने को मिलते हैं? छोटे देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो स्मॉल देखने को मिलते हैं, ईयर्स स्मॉल देखने को मिलता है, नोज। और नोज में क्या क्या होता है दोस्तों? कि यहाँ पे जो हमारे यानी डिप्रेशन से बना हुआ है, देखो यहाँ पे, तो ये वाला जो डिप्रेशन है ना ये बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल फ्लैट होता है। ये खड्डा है ना, ये नहीं होता। तो इसको बोलते हैं फ्लैट नेजल ब्रिज। फ्लैट नेजल ब्रिज क्या देखने को मिलता है दोस्तों? फ्लैट नेजल जो ब्रिज है दोस्तों वो देखने को यहाँ पे मिलता है। इसके अलावा ये जो बच्चे हैं दोस्तों इनके जो दांत हैं वो भी क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। तो स्मॉल से याद रख लेना, दांत कान नाक, दांत कान और नाक क्या होते हैं दोस्तों? अब बच्चे टंग इनकी ज्यादातर कोशिश करते हैं ये बाहर निकालने की, तो प्रोट्रूडिंग टंग होती है। टंग जो होती है दोस्तों कैसे होती है? प्रोट्रूडिंग होती है, ठीक है। दांत जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं? छोटे छोटे दांत बना लो, ये लो, ऐसे याद रहेगा आपको। ये लो छोटे छोटे दांत, ठीक है। छोटे छोटे दांत, छोटे छोटे कान, छोटा सा नोज,
नोज भी कैसा होता है, छोटा सा नोज होता है। नेजल जो ब्रिज है दोस्तों वो इतना होता नहीं है, तो गड्ढा जो होता है नाक का वो कम देखने को मिलता है। तो ये फ्लैट नेजल जो ब्रिज है वो देखने को मिलता है। जीभ अपनी ये क्या निकालता है दोस्तों, बाहर निकालता है। तो टंग को प्रोट्रूड करवा लो, ये लो। ऐसे क्या होता है, कई बार पिक्चर देख कर चीजें याद आ जाती है कि सर ने ऐसे जीभ से बाहर निकलवाई थी, ठीक है, तो इसलिए मैं बना रहा हूँ मजाक करने के लिए। तो प्रोट्रूडिंग टंग है, तो हो सकता है आपको ये चीजें याद हो जाए ऐसे देखने से, ठीक है। हेयर इसका बना ही दिया मैंने कि भाई ब्रेक से पहले हाइपोटोनिया तो क्या बनाऊं, मसल्स जो मसल्स है दोस्तों उनके अंदर टोन ही नहीं है, तो जो आपके अंदर जो स्टीफनेस है मसल्स को आप इस प्रकार से रोक सकते हो, ये जो चीजें हैं दोस्तों ये क्या होती हैं, देखने को नहीं मिलती हैं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं। एक इसके अंदर फीचर देखने को मिलता है दोस्तों जिसे हम मोंगोलॉइड स्लेंट के नाम से जानते हैं। मोंगोलॉइड स्लेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि जो आईज है ना इनका, ये जो आउटर जो कैंथस है, ठीक है, ये वाला जो कैंथस है आउटर, दिस वन इज इनर कैंथस। तो आउटर कैंथस इनर कैंथस की तुलना में ऊपर की तरफ मिलता है, ठीक है। हमारे क्या होता है, सेम होते हैं, ये आउटर इनर एक ही प्लेन में होते हैं। अगर एक लाइन खींचे तो सीधी लाइन खींचेगी, लेकिन इन बच्चों के अंदर क्या होता है कि जो अपवर्ड स्लंट पाया जाता है, मतलब जो आईज जो है ना दोस्तों, ये इनका जो आउटर कैंथस है ये क्या होता है, इनर कैंथस की तुलना में ऊपर की तरफ होता है। देखो आपको बना के दिखाता हूं मैं कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे मान लो कि हमारी जो आंखें हैं वो इस प्रकार से होती हैं, तो ये दोनों सेम प्लेन पे होते हैं हमारे, आउटर और इनर। ये इनर हो गया, ये इनर हो गया, ये आउटर हो गया, ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, सेम प्लेन के ऊपर होते हैं। लेकिन यहां पर इनके क्या होता है दोस्तों कि ये वाला जो कैंथस है ये ऊपर की तरफ होगा। तो ये कैसे बनेंगे आंखें, देखो इस प्रकार से थोड़ा सा अंतर दिखाई देगा, ऐसे। तो ये वाला जो कैंथस है कहां चला गया, ऊपर चला गया। ये इनर कैंथस है, ये अंदर है। आउटर कैंथस कहां चला गया दोस्तों, ऊपर की तरफ चला गया। तो हम मोंगोलॉइड स्लेंट के नाम से जानते हैं। तो आउटर कैंथस इज हायर देन द इनर वन, ठीक है। आउटर कैंथस जो होता है दोस्तों वो इनर कैंथस से क्या होता है, अंदर की तरफ होता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इसमें और कुछ नहीं। थोड़ी सी आंखें बना लो, जैसे लगे कि आंखें तो है ही, ज्यादा भी नहीं। तो ठीक है, तो मोंगोलॉइड स्लेंट क्या होता है कि आउटर जो कैंथस है ये अपवर्ड है देन द इनर कैंथस। आगे लिखा देता हूं, आउटर कैंथस इज अपवर्ड देन इनर कैंथस, ठीक है। कई बार सीधे क्या होता है, टर्म आ जाते हैं, फिर आदमी को पता नहीं होता ना तो वो फंस जाता है। सिंपल सा आपको टर्म देंगे बाकी मोंगोलॉइड स्लेंट क्या होता है तो दिक्कत हो जाएगी। कई बार दोस्तों जो आंखें जो होती है ना, जो आइरिस जो होती है वो थोड़ी सी उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, स्पॉट पाए जाते हैं, रेड कलर के क्या पाए जाते हैं, स्पॉट पाए जाते हैं आइरिस के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं ब्रूसिफाइड स्पॉट। तो बस नाम याद रख लेना, ब्रूसिफाइड स्पॉट ऑन आइरिस। तो आइरिस जो है दोस्तों उसके ऊपर क्या मिलते हैं, स्पॉट मिलते हैं। तो उसे किस नाम जानते हैं, ब्रूसिफाइड स्पॉट के नाम से जानते हैं। तो आइरिस के ऊपर रेड कलर के स्पॉट्स पाए जाते हैं, जिन्हें किस नाम जानते हैं, ब्रूस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्या आता है, एक फिफ्थ फिंगर क्लिनोडैक्टिली देखने को मिलती है। समझाता हूं मैं आपको कैसे। फिफ्थ फिंगर क्लिनोडैक्टिली, डैक्टिली की स्पेलिंग IDACTILY, एल आएगा ना, ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। फिफ्थ मतलब पांचवी फिंगर, ठीक है। तो क्लिनोडैक्टिली क्या होता है, देखो सबसे वर्ड सिंपल आएगा। फाइव फिंगर क्लिनोडैक्टिली किस में पाया जाता है, सब बता देंगे कि भाई ये किस में पाया जाता है, डाउन सिंड्रोम में पाया जाता है। लेकिन क्लिनोडैक्टिली का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो एक्चुअली में देखो पांच फिंगर है, तो पांचवी जो हमारी फिंगर होगी ये फोर्थ जो फिंगर है उसकी तरफ मुड़ी हुई रहती है, ठीक है। पांचवी जो फिंगर होगी वो फोर्थ फिंगर की तरफ क्या होती है, मुड़ी हुई रहती है, ठीक है। जैसे ये सीधी है लेकिन ये इसकी तरफ इस प्रकार से मुड़ जाए, इस प्रकार से क्या हो जाए दोस्तों, मुड़ जाए, ये इसकी तरफ मुड़ जाए। पांचवी फिंगर जो है इसकी तरफ क्या हो जाए, मुड़ जाए, इसकी तरफ मुड़ जाए, इस प्रकार से, ऐसे, ये ऐसे मुड़ जाए। तो ये पांचवी फिंगर ऐसे पैरों में भी पाया जा सकता है, टो में भी पाया जा सकता है, और फिंगर में भी पाया जा सकता है। तो फिफ्थ फिंगर या फिफ्थ टो क्लिनोडैक्टिली देखने को मिलता है किसके अंदर, डाउन सिंड्रोम के अंदर। तो लिख बना लो इसको, थोड़ा सा बना लो जो भी है।
दो, जो पांचवी फिंगर है दोस्तों वो अंदर की तरफ क्या है, मुड़ी हुई है, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, फिफ्थ फिंगर क्लिनोडैक्टिली के नाम से जानते हैं। डाउन सिंड्रोम के अंदर एक गैप और पाया जाता है, इसे हम किस नाम जानते हैं, सैंडल गैप के नाम से जानते हैं। अब सैंडल गैप का मतलब क्या होता है दोस्तों, सैंडल गैप का मतलब ये होता है कि आप पैर के अंदर क्या पहनते हो, सैंडल पहनते हो। तो जो सैंडल पहनते हो, हम पैर के अंदर जो सैंडल पहनते हैं वो मेनली किस में पहनते हैं, जो पैर है, माना कि ये पैर है, ठीक है नहीं है, मुझे भी लग रहा है कि पैर नहीं लग रहा, बट आपको मानना है कि क्या है दोस्तों, पैर है आपका। तो हम पैर, जो अंगूठा है और दूसरी फिंगर इसके बीच में पहनते हैं भाई, हमारा जो बड़ा जो टो है, पहला टो है और ये दूसरा जो टो है, इन दोनों के बीच में हम क्या पहनते हैं दोस्तों, हम सैंडल पहनते हैं, कोई भी चीज जैसे, ठीक है ऐसे चप्पल मान लो, चप्पल पहनते हैं, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा क्या पाया जाता है दोस्तों, गैप पाया जाता है, वाइड गैप पाया जाता है, ठीक है। यहां पर क्या जाता है, वाइड गैप, दोबारा बना दूंगा इसको, देखो वाइड गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड टो, पहले और दूसरे टो के बीच में जो गैप जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, तो इस प्रकार से होता है, देखो ये देखो, तो ये देखो, तो यहां पर ये जो गैप जो हो गया ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा हो गया, तो इस गैप को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सैंडल गैप के नाम से जानते हैं। इस गैप को हम किस नाम जानते हैं, सैंडल गैप के नाम से जानते हैं। बोलो अच्छा लगा नहीं लगा। क्लिनोडैक्टिली कोई दिक्कत है, नहीं है। सैंडल गैप में कोई दिक्कत है, शायद नहीं होना चाहिए, ठीक है। मंगोलियड सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, छोटे कान, छोटे नाक, छोटे दांत, जीभ बाहर, कोई दिक्कत है नहीं। ब्रैकियोसेफेली में कोई दिक्कत है नहीं, हाइपोटोनिया में कोई दिक्कत है नहीं। तो भाई ये चीजें तो आपको अपने आप ही याद हो रही है। अब देखो ये सब चीजें है ना, इससे क्या क्या चीजें और होंगी, इन सब चीजों से एक चीज तो क्या होगी दोस्तों कि जो बच्चा है ना उसका डेवलपमेंट, मेंटल रिटार्डेशन में आपको पता है तो मोस्ट कॉमन कॉज है, तो मेंटल रिटार्डेशन होगा, और मेंटल रिटार्डेशन से क्या होगा दोस्तों, डेवलपमेंटल डिले होगा, डेवलपमेंटल डिले, या फिर हम कहें कॉग्निटिव डिले, डिले। दो आपको समझाता हूं मैं भाई, मेंटल रिटार्डेशन है तो डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन है जिस टाइम पे आने चाहिए ना उस टाइम पे नहीं आ पाएंगे। आपको लगेगा तो इस टाइम पे ये होना चाहिए बच्चे के अंदर, तो वो चीजें उस वक्त नहीं होती, लेट होती है, उसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, डेवलपमेंटल डिले के नाम से जानते हैं। और कॉग्निटिव डिले या कॉग्निटिव इंपेयरमेंट मतलब क्या होता है कि भाई थिंकिंग में, ओरिएंटेशन में, परसेप्शन में, कॉन्शियसनेस में, मेमोरी में, इंसाइट में, जजमेंट में, अटेंशन में, इन सब में से किसी में भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसे किस नाम जानते हैं उसको, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट के नाम से जानते हैं। आप साइकियाट्रिक में टर्मिनोलॉजी पढ़ते हो तो उसमें ये तो पढ़ते हैं कॉग्निटिव, कॉग्निशन और अफेक्टिव। कॉग्निशन में लोग जो एक्टिविटी हम करके बताते हैं, डूइंग, वॉक, देखिए जैसे वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, ये सब क्या आती है दोस्तों, कॉग्निशन एक्टिविटी होती है, डूइंग एक्टिविटी होती है। और एक इमोशंस की एक्टिविटी होती है, ठीक है, जो अफेक्टिव कहलाती है। और बाकी की जितनी भी जो एक्टिविटी बचती है तो कॉग्निटिव कहलाती है, जिसके अंदर थिंकिंग, ओरिएंटेशन, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, मेमोरी, इंसाइट, अटेंशन, जजमेंट, ये सारी जो चीजें होती है दोस्तों क्या होती है, कॉग्निटिव होती है। तो इन बच्चों के अंदर क्या होगा, कॉग्निटिव जो इंपेयरमेंट है वो भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, कॉग्निटिव जो इंपेयरमेंट है वो भी देखने को मिलता है। अब मेन चीज क्या है, मेन चीज ये है दोस्तों कि जो क्वेश्चन है उसको नहीं पढ़ा अभी तक हमने अभी तक सब चीज पढ़ ली, लेकिन एक चीज हमने नहीं पढ़ा। क्या नहीं पढ़ा, हमारा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। एक चीज और नहीं बताई यार इसमें, हाथ से मुझे याद आया कि इनके अंदर हमारे जो हाथ हैं ना, हाथ जो है हमारे हाथ, उसमें क्या पाई जाती है, ये पाई जाती है, ठीक है, रेखाएं। रेखाओं को जो इंग्लिश में हम क्रीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रीज बोलते हैं। हमारे कई सारी रेखाएं होती हैं, ठीक है, कई सारी क्या होती है उसको रेखाएं होती है, लेकिन इन बच्चों के अंदर ना एक सिंगल रेखा होती है, एक बड़ी सी क्या होती है उसको सिंगल रेखा होती है, जिसे हम सीमियन क्रीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। सिंगल से याद रख लेना, सीमियन, सिंगल SINGLE, सीमियन SI, ऐसे याद रख लेना। तो इनके अंदर एक सिंगल रेखा पाई जाती है बड़ी सी, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, सीमियन क्रीज के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। देखो अभी बना लेते हैं थोड़ा सा,
तो एक सिंगल रेखा बना लो आप, ऐसी रेखा पाई जाती है दोस्तों। तो इसे हम किस नाम जानते हैं? इसे हम सीमियन क्रीज के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड नोन एज सीमियन क्रीज। इसे हम किस नाम जानते हैं? सीमियन क्रीज के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है कि भाई इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी पूछ ले। यहाँ पर आप दोनों चीजें भी बना सकते हैं, क्लिनोडेक्टिली भी बना सकते हैं। अगर आप इसको इस तरफ मोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा आपका दोस्तों? क्लिनोडेक्टिली है वो भी बन जाएगा। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, ऐसे बच्चों के अंदर जो हार्ट डिजीज है ना दोस्तों, उसके होने के जो चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। 30 to 40% क्या होते हैं दोस्तों इनके अंदर? कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होने के चांसेस होते हैं। अब 30 से 40% तो ज्यादा नहीं है ना, सॉरी कम नहीं है ना, तो 30 से 40% चांस होना तो बहुत ज्यादा है भाई बच्चे के अंदर। तो इनका जो ये जो रिस्क जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। 30 से 40% जो रिस्क होता है दोस्तों क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज का जो रिस्क जो होता है वो 30 से क्या होता है दोस्तों? 40% होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछे कि इसमें भी अगर पूछे कि मोस्ट कॉमन कौन सा है दोस्तों, तो वैसे तो कुछ कोई सा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन एट्रियल सेप्टल जो डिफेक्ट है वो क्या होता है दोस्तों? मोस्ट कॉमन होता है। क्या होता है? मोस्ट कॉमन। इसके अलावा जैसे वेंट्रिकुलर जो सेप्टल डिफेक्ट है वो भी हो सकता है, इसके अंदर टेट्रोलॉजी फैलेट भी हो सकता है, टेट्रोलॉजी फैलेट है दोस्तों वो भी हो सकता है, पेटेंट टेक्टस जो आर्टिरियोसिस है वो भी हो सकता है। तो ये सब भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? आपका एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। तो इसलिए ये क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया था, जो ये अभी हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके अंदर मेन यही पूछ रहे हैं भाई क्या चीज देखने को मिलती है। एक जीआई ट्रैक्ट के अंदर हो, लिख लो फिर खत्म करेंगे इसको। जीआई ट्रैक्ट के अंदर पूछे दोस्तों कि जीआई ट्रैक्ट के अंदर कौन सी डिजीज देखने को मिलती है, तो एक ड्यूडिनल एट्रेसिया देखने को मिलता है। ड्यूडिनल एट्रेसिया देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आप पाइलोरिक स्टेनोसिस पढ़ते हो ना दोस्तों, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के है ये, तो ड्यूडिनम के पास जाके बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? एट्रेसिया हो जाता है, मतलब ओपनिंग आगे क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों? ड्यूडिनल एट्रेसिया के नाम से जानते हैं। दिस इज नोन एज ड्यूडिनल। पाइलोरस से आगे है, ध्यान रखना ये, ठीक है। आपको हो सकता है इमेज में मेरे भी थोड़ा सा ऐसा दिखे, लेकिन आगे है पाइलोरस से। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों? ड्यूडिनल जो एट्रेसिया है वो देखने को मिलता है। या फिर एक डिजीज देखने को मिलती है, हर्शी स्प्रिंग जो डिजीज है दोस्तों वो देखने को मिलती है। हर्शी स्प्रिंग जो डिजीज है दोस्तों इसके अंदर क्या होता है? हर्शी स्प्रिंग डिजीज के अंदर मेगाकोलोन होता है, नर्व की जो सप्लाई होती है नहीं हो पाती है, तो मेगाकोलोन होता है। आगे मैं पढ़ाऊंगा वैसे इसके बारे में और भी। तो हर्शी स्प्रिंग जो डिजीज दोस्तों उसके भी चांसेस क्या होते हैं? ऐसे बच्चों के अंदर क्या होते हैं? ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, और भी कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि ऐसे बच्चों के अंदर एल्जाइमर्स के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। जो डिजीज, अगर आप ब्लड कैंसर की बात करो, ल्यूकेमिया के चांसेस, हाइपोथायराइडिज्म के चांसेस, बट ठीक है दोस्तों इतना आप पढ़ नहीं पाओगे तो उसको छोड़ दो। एक हम इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, तो भाई कौन कौन सी चीजें हम करवा सकते हैं। स्क्रीनिंग बोलेंगे ना, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ज्यादा बेटर रहेगा। स्क्रीनिंग मतलब आप चाहो कि भाई मेरे जो बच्चे हैं उनके अंदर नहीं हो, तो आप क्या चीजें करवा सकते हो जिससे बच्चों के अंदर नहीं हो। तो इसके अंदर हम एक टेस्ट करवाते हैं दोस्तों। वैसे आपने ओबीजीएम के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, हम ट्रिपल टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो आपको पूछना चाहिए कि भाई आपका ट्रिपल टेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। क्या पूछना चाहिए कि आपका ट्रिपल टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। वो क्या हुआ तो क्या क्या हुआ, तो आप कहना हुआ फॉर एससीजी हुआ, ई फॉर हो गया दोस्तों आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, बिलिरुबिन आएगा ना, एस्ट्रोजन में एस्ट्रियोल करवाते हैं ना, क्या कह रहे सर? बिलिरुबिन आएगा। और ए पर आएगा अल्फा फीटोप्रोटीन। वैसे मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन होता है पूरा, अगर पढ़ो तो आप, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल मतलब एस्ट्रोजन में लिखा हुआ सकता है, तो और अच्छे से डिटेल में देगा तो वो एस्ट्रायोल देगा। तो तीन हो गए, एससीजी, अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रियोल, ए फॉर क्या हो गया? अल्फा फीटोप्रोटीन। तो आपको पूछना है कि हुआ कि नहीं हुआ। अब अनकंजुगेटेड जो एस्ट्रियोल है दोस्तों वो क्या होगा? कम होगा। एससीजी क्या होगा दोस्तों? डाउन में बढ़ेगा। एससीजी क्या होगा? डाउन के अंदर क्या होता है दोस्तों? इंक्रीज होता है। और अल्फा फीटोप्रोटीन भी क्या देखने को मिलता है? कम देखने को मिलता है। ठीक है, अल्फा फीटोप्रोटीन में क्या होता है? कम देखने को मिलता है। बस याद रखना कि भाई एससीजी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है और तो सब कम ही देखने को मिलते हैं, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो ये जो टेस्ट है दोस्तों ये जरूर करवाना चाहिए। आजकल इनके अलावा इनिबिन ए, ओबीजी में पढ़ते हो ये सब चीजें, और प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए, इनिबिन ए, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन जो ए है दोस्तों वो भी क्या होती है? देखने को मिलती है। इसके अलावा आप मदर का क्या करवा सकते हो दोस्तों? अल्ट्रासोनोग्राफी करवा सकते हो। क्या करवा सकते हो? अल्ट्रासोनोग्राफी दोस्तों वो करवा सकते हो। अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर जो म्यूचुअल जो फोल्ड है ना उसकी थिकनेस देखने को मिलती है। बस ये लाइन याद रखनी है आपको ना।
इसको बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसल्यूसेंसी। क्या है इसको किस नाम जानते हैं? म्यूचुअल, नकल बोलते हो यार, नकल ये आपके ऊपर डिपेंड है, ल्यूसेंसी। ठीक है, अब नकल बोल दो या फिर म्यूचुअल बोल दो, तो ये देखने को मिलती है। एक जो नेजल बोन मैंने कहा छोटे छोटे होते हैं, तो नेजल बोन हाइपोप्लेजिया देखने को मिलेगी आपको। बच्चे के अंदर देखोगे तो आप क्या दिखेगा कि नेजल बोन हाइपोप्लेजिया, हाइपो जो प्लेजिया है दोस्तों वो क्या होती है इसके अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, ये वाला जो फोल्ड है ना म्यूचुअल फोल्ड, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? थिकनेस देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या देखने को मिलती है? थिकनेस देखने को मिलती है। इसके अलावा क्या करवा सकते हो? कोरियोनिक जो विलस सैंपलिंग है वो करवा सकते हो, एमनियोसेंटेसिस करवा सकते हो, इम्यूनियोसेंटेसिस करवा सकते हो। तो ये सब क्या है दोस्तों? ये स्क्रीनिंग की टेस्ट है। ये ज्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट कि भाई आप चाहो कि बच्चे के अंदर नहीं हो तो आप क्या क्या चीजें बच्चों के अंदर करवा सकते हो। तो ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? आपके स्क्रीनिंग टेस्ट कहलाते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं, देखो इसमें हुआ है, इनिविन ए है, प्रेग्नेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए है, यूएसजी है आपका। ठीक है, और यूएसजी के अलावा आपका ये जो मेथड ही है ओबीजी के अंदर आप पढ़ते ही हो, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग एंड एमनियोसेंटेसिस। अब हमारे क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। तो क्वेश्चन के ऊपर देखो, पहला दे रखा है दोस्तों कि बल्जिंग फोंटेनेल। बल्जिंग फोंटेनेल यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, ये इंक्रीज्ड आईसीपी के अंदर देखने को मिलता है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर इंक्रीज हो जाता है तो वहां पर जरूर देखने को मिल सकता है, यहाँ नहीं होगा। स्टीप लोअर एक्सट्रीमिटीज, ध्यान रखना कभी भी हाइपरटोनिया होगा, कभी भी क्या होगा दोस्तों? हाइपरटोनिया होगा जब ये देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पर हाइपरटोनिया क्या होता है दोस्तों? हाइपोटोनिया होता है, इज द मेन फीचर इन नियोनेट्स। मैंने आपको बताया है कि हाइपोटोनिया इज द मेन फीचर इन नियोनेट। थर्ड देखा दोस्तों एबनॉर्मल हार्ट साउंड, जो देखा अनयूजुअल प्यूपिलर रिएक्शन। अब आपको खुद को ढूंढना है, अरे भाई हार्ट डिजीज होंगी, अगर कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होगी तभी तो एबनॉर्मल हार्ट साउंड आएगा ना। तो एबनॉर्मल हार्ट साउंड ही इसका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा। और लास्ट जो है प्यूपिलर रिएक्शन से रिलेटेड हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, तो ये भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? एबनॉर्मल हार्ट साउंड। तो लिखो डाउन सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम में कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होने के, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज होने के 30 to 40% चांसेस होते हैं। इसमें ब्रैकेट में लिख लो यार, ये ऐसे कोई अच्छा नहीं लग रहा, इसमें कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज ज्यादा देना चाहिए था, बट एबनॉर्मल हार्ट साउंड लिख लो। क्योंकि नर्स को असेस करने के लिए पूछा है, तब असेस करेंगे हार्ट साउंड असेस कर सकती है नर्स, है ना। सीधा कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज लिख देता तो एक थोड़ा सा पूरी डायग्नोसिस बनाना हो गया। शायद इस चक्कर में इन्होंने इसको क्या कर दिया दोस्तों, ऐसे नहीं लिखकर इस प्रकार से लिख दिया कि भाई एबनॉर्मल क्या है, हार्ट साउंड है, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी। अगला जो क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगा, क्योंकि फिर बड़ा हो जाएगा ये। नहीं तो ये आप, मैं ये काम कर लेता हूँ कि आगे का ये क्वेश्चन छोड़ दिया तो अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो पहले करवा देता हूँ, एक दो क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली में रिफ्लेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारे रिफ्लेक्स आएंगे। तो ये जो रिफ्लेक्स की जो बातें हैं ना दोस्तों, वो हम अगली जो हमारी क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन कर देता हूँ, फिर ये क्लास खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द नर्स इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ पेरेंट्स अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ द इम्यूनाइजेशन वैक्सीन। जो नर्स है दोस्तों वो एक ग्रुप ऑफ जो पेरेंट्स उनको जो इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीन है उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में पढ़ा रही है। व्हिच साइन शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन टॉकिंग अबाउट एन इन्फेंट रिसीविंग द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन, ठीक है। एचआईवी वैक्सीन जो है वो प्राप्त कर रहा है, ठीक है। नर्स है वो माता पिता को पढ़ा रही है कि क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इम्यूनाइजेशन की वैक्सीन के, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। फिर पूछ रहा है कि व्हिच साइन शुड द नर्स इंक्लूड, नर्स को कौन सा साइड क्या करना चाहिए दोस्तों, साइन इंक्लूड करना चाहिए कब टॉकिंग अबाउट एन इन्फेंट रिसीविंग द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। भाई एचआईवी वैक्सीन के कारण, एचआईवी नहीं बोल रहा हूं मैं, एचआईवी बोल रहा हूं, एचआईवी वैक्सीन के कारण दोस्तों कौन सी ऐसी चीज है जो उसका जो साइड इफेक्ट है वो क्या हो सकता है दोस्तों, देखने को मिल सकता है। तो ये साइड जो इफेक्ट है ना दोस्तों, ये बताना है आपको मुझे कि इसमें कौन सा जो साइड इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है। पहला लिथार्जी, दूसरा है अर्टिकारिया, तीसरा आपका दे रखा जनरलाइज जो रैश है, और चौथा दे रखा आपको लो ग्रेड फीवर की। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन है दोस्तों उसके अंदर कौन सा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। पहली बात, पहला क्वेश्चन, शुरुआत है क्वेश्चन की कि एचआईवी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन जो है वो कौन कौन सी डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है, ठीक है। तो एक
ये जो डिजीज है दोस्तों उसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं हो तो इसको हम देते हैं दोस्तों न्यूमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए, मेनिंजाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए कि मेनिंजाइटिस नहीं हो, और एक बैक्टीरिया को प्रिवेंट करने के लिए। ब्लड के अंदर बैक्टीरिया के अमाउंट होना, न्यूमोनिया होना और मेनिंजाइटिस होना, मेनिंजाइटिस इन्फ्लेमेशन होना, पैरेन्काइमा का इन्फ्लेमेशन क्या कहलाता है, न्यूमोनिया कहलाता है। ठीक है, तो इन तीन डिजीज के लिए मेनली हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको देते हैं। अब इन्फ्लुएंजा है वो तो आएगा, उसका कोई क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट बनेगा नहीं कि आप सोचोगे इन्फ्लुएंजा भी सर होगा क्या। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसका एपिसेसी से। तो इसका जो एपिसेसी वो कितनी परसेंट होता है, तो बहुत अच्छी एपिसेसी होती है दोस्तों। ये जो वैक्सीन है लगभग 85 से 95% क्या होती है दोस्तों, इफेक्टिव होती है। 85 to 95% क्या होती है दोस्तों, इफेक्टिव होती है। फिर इसका डोज एंड रूट की अगर हम बात करें कि भाई कौन सा डोज, कितनी डोज होती है, कितना रूट होता है, तो वही है सब वैक्सीन के अंदर लगभग यही आंसर होता है 0.5 ml और IM। ठीक है, वैसे 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के अंदर जितनी भी जो वैक्सीन है लगभग सारे वैक्सीन मैंने डिटेल में आपको अच्छे से करवा रखा है। शायद 2-3 घंटे की क्लास है, 3-4 क्लास है, उन सबको आप देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 साल से कम का बच्चा है दोस्तों, कौन सी साइड पे दोगे आप बताओ, कौन सी साइड पे दोगे, तो एंटेरोलेटरल थाई पे दोगे। तो अगर सिर्फ साइड भी आए तो साइड में हमेशा अगर 1 ईयर से कम आता है ना तो हमेशा यही आंसर आएगा अगर IM इंजेक्शन है तो। अगर IM इंजेक्शन है और 1 साल से कम का बच्चा है दोस्तों तो हमेशा हम कौन सी साइड यूज करेंगे, एंटेरोलेटरल जो थाई है दोस्तों वो हम क्या करते हैं इसके अंदर यूज करते हैं। ठीक है, वो यूज करते हैं। अब इसका टाइम पीरियड, अब आप बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा, और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है लेकिन आप भूल रहे हो, अगर जो बच्चा याद नहीं है उसको तो बताओ। दोस्तों ये वैक्सीन आजकल नेशनल इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है हमारा उसके अंदर क्या कर ली गई, इंक्लूड कर ली गई है मेनली, और उसको हम पेंटावेलेंट वैक्सीन के रूप में देते हैं। इसके रूप में देते हैं, पेंटावेलेंट के रूप में देते हैं। तो पेंटावेलेंट के अंदर 5 वैक्सीन आती हैं आपकी। ठीक है, DPT, हेपेटाइटिस बी और ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बी। ठीक है, तो आपकी DPT, HIV और एक आपकी आती है दोस्तों आपकी कौन सी, ह्यूमन इन्फ्लुएंजा बी होगी, और एक आपकी हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी। तो ये पांचों जो वैक्सीन है दोस्तों किसके रूप में आती है, पेंटावेलेंट के रूप में आती है। और पेंटावेलेंट ग्रुप नेशनल इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल है उसमें हम लगाते हैं। अगर इसका टाइम पीरियड पूछते हैं तो 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक, 6, 10 एंड जो 14 जो वीक का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के ऊपर हम क्या लगाते हैं दोस्तों, ये वैक्सीन लगाते हैं। ठीक है, लेकिन इंडियन एसोसिएशन ऑफ जो पीडियाट्रिक है दोस्तों वो ये कहता है कि आप एक बूस्टर डोज इसकी है ना 15 से और 18 महीने के ऊपर भी लगा सकते हो। वैसे वहां पर दे नहीं रखा, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आपको नहीं दे रखा, लेकिन इंडियन एसोसिएशन ऑफ जो पीडियाट्रिक है दोस्तों उसमें ये दे रखा है कि ये जो वैक्सीन दोस्तों 15 से 18 महीने के ऊपर क्या की जा सकती है, दी जाती है। ठीक है, लेकिन आपसे कोई पूछेगा भाई डायरेक्टली आप उसको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग पूछेगा कितनी वैक्सीन देनी चाहिए। अब 6, 10, 14 वीक पे लगा दी, लेकिन आपके पास एक बच्चा आया, वो कितने महीने का आया दोस्तों, आपके सामने 6 महीने का आया और 6 से 12 महीने का बच्चा आया। ठीक है, ये इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक के अकॉर्डिंग है ये सारी चीजें। 6 से 12 महीने का बच्चा आया तो वो पूछेगा कि इसमें कितनी डोज लगाओगे आप, तो 6 से और अगर 12 महीने का मतलब आधे साल से 1 साल का बच्चा आता है दोस्तों तो उसके अंदर हम कितनी डोज देते हैं, 2 डोज देते हैं इस बच्चे के अंदर। कितनी डोज देते हैं दोस्तों, दो डोज देंगे। एक डोज लगाई और फिर एक डोज के बाद में फर्स्ट डोज दी, और फर्स्ट डोज के बाद में 8 वीक का क्या रखेंगे दोस्तों, गैप रखेंगे। फिर क्या देंगे दोस्तों, हम सेकंड डोज देंगे। ठीक है, नहीं क्योंकि सेकंड डोज नहीं देंगे, यहाँ पर जो डोज देंगे वो हम देंगे बूस्टर। क्या देंगे दोस्तों, बूस्टर देंगे। मैं इसलिए तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि भाई इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक ने क्या कहा है दोस्तों, बूस्टर के लिए कहा है, लेकिन ये टाइम पीरियड क्या है 6, 10, 14 पे लग गया तब। अभी यहाँ पर सिर्फ 2 ही डोज देंगे, एक डोज दी, 8 वीक का क्या रखेंगे, गैप रखेंगे। उसके बाद में जो डोज दी जाती है वो 15 से 18 महीने के ऊपर दी जाती है। 8 आपको सिर्फ आप एक तरफ तो कह रहे हो कि 6 महीने पे और एक तरफ लिख रहे हो आप 8 वीक की गैप पे, तो 6 महीने के बाद तो एक 8 वीक का गैप होगा तो 2 8 ही महीने होंगे, और यहाँ पर 15 से 18 महीने लिख रहे हो। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ कि मिनिमम जो टाइम पीरियड है ना वो 8 वीक का होना चाहिए। मिनिमम जो टाइम पीरियड ये 8 वीक गैप ये मिनिमम, और जनरली इसको लगाया जाना चाहिए कब, 15 से 18 महीने पे। तो मैं ये बता रहा हूँ कि मिनिमम जो गैप है वो उन्होंने बता रखा है कि 8 वीक का क्या होता है दोस्तों, मिनिमम इसके अंदर क्या होता है, गैप होता है। इसके बाद में उन्होंने टाइम पीरियड बताया दोस्तों 12 से 15 महीने के ऊपर, 12 से 15। ठीक है, देखो 6 से 12 हो गया, फिर 12 से 15, हाँ 12 से 15 महीने का था तो उसको भी हम 2 डोज लगाएंगे। 1 डोज, एक हमने क्या दी दोस्तों, डोज दी, और 1 डोज देने के बाद एक क्या देंगे, हम इसको बूस्टर देंगे। तो 1 डोज और 1 बूस्टर देंगे। ठीक है, 1 डोज और 1 क्या देंगे, बूस्टर देंगे। तो 1 डोज और 1 बूस्टर। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आएगा 15 से, और अब पूरा लास्ट तक पहुंच जाओ 60 मंथ तक। 15 से और 60 मंथ का जो टाइम पीरियड है, मतलब 5 साल के टाइम पीरियड होगा, वहां पर सिर्फ कितनी डोज लगेंगे दोस्तों, 1 डोज लगेंगे। एक मिनट यार, 1 डोज 1 बूस्टर, 1 डोज नहीं 2 डोज करो यार यहाँ पे, सॉरी यार, यहाँ पर 2 डोज 1 बूस्टर आएगा। दोबारा से लिखो यार इसको, सॉरी यार,
2 डोज लगेगी, 1 डोज और फिर 8 वीक का गैप आएगा ना, ऐसे 1 डोज 8 वीक गैप, फिर सेकंड डोज और फिर बूस्टर, ऐसे लिखो 6 से 12 महीने भी, क्योंकि फिर अंतर ही क्या होगा, देखो यहाँ भी 2 डोज है, यहाँ पे भी 2 डोज है, 3 लगती है यहाँ पे, टोटल डोज तो 3 लगेगी, 2 डोज और 1 क्या होगी, बूस्टर होगी, ठीक है। यहाँ पर 1 डोज होगी और 1 क्या होगी दोस्तों, आपकी बूस्टर होगी। लेकिन 15 से और 60 महीने की प्राय दोस्तों सिर्फ एक सिंगल डोज देते हैं, सिर्फ क्या लगाते हैं, एक सिंगल डोज लगाते हैं, 1 डोज। तब आपसे कोई पूछे कि मोर देन 60 मंथ, अगर 60 महीने से ज्यादा का है तो दोस्तों 60 महीने से ज्यादा का है तो हम ज्यादातर इसके अंदर नहीं देते, नॉट रिकमेंडेड। कुछ स्पेशल जो केसेस होते हैं दोस्तों उनके अंदर हम जरूर दे सकते हैं, जैसे कि पेशेंट को स्प्लेनेक्टोमी है, सिकल सेल एनीमिया है, तो इस कंडीशन के अंदर देंगे, नहीं तो नहीं दी जाती। तो ओनली गिवन इन सिकल सेल एनीमिया और स्प्लेनेक्टोमी, इन केसेस के अंदर देखते हैं। दोबारा से देख लो एक बार, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको, ठीक है भाई। सिंपल से मैंने आपको क्या बताया कि 3 डिजीज के लिए आती है, न्यूमोनिया है, मेनिंजाइटिस है, बैक्टीरिया है, ठीक है। एफिशिएंसी क्या है, 85 से 95% है। इसकी डोज और रूट क्या है दोस्तों, 0.5 ml है, IM है। साइड जो है दोस्तों, अगर 1 साल से कम का बच्चा है तो कौन सा साइड है, एंटेरोलेटरल थाई है। टाइम तो 1 साल से सबके बच्चे को लगती है इसी प्रकार से है, लेकिन इसका टाइम पीरियड तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है। पेंटावेलेंट वैक्सीन है, तो डीपीटी, एचआईवी और हेपेटाइटिस बी 6, 10 और 14 वीक के ऊपर लगती है, लेकिन इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक क्या कहता है कि 15 से 18 महीने पे ये क्या लगानी चाहिए, बूस्टर लगानी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 6 से 12 महीने का बच्चा है आपके पास, अब 6, 10 और 14 तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो गया, तो कैसे करोगे, तो आप कहोगे कि हम 2 डोज लगाएंगे, 1 डोज 8 वीक का गैप, फिर सेकंड डोज, फिर उसके बाद किस पे जाएंगे, बूस्टर पे जाएंगे। 12 से 15 महीने का बच्चा होगा तो 1 डोज देंगे, 1 बूस्टर देंगे। 15 से 60 होगा सिर्फ 1 डोज देंगे, कोई बूस्टर नहीं। और 60 महीने से ज्यादा होगा तो उसको हम नहीं देते हैं सिर्फ कुछ केसेस के अंदर, जैसे कि दोस्तों आपका सिकल सेल एनीमिया हो या स्प्लेनेक्टोमी हो, ये ऐसे केसेस होंगे तो हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बता दूंगा, कोई डाउट है नहीं। अब मैं पूछूं स्टोरेज, तो मैं कहूंगा स्टोरेज लगभग यूनिवर्सल जो टेम्परेचर है दोस्तों वही होगा, 2 से 8 डिग्री जो सेंटीग्रेड है दोस्तों वो क्या है आपका यूनिवर्सल वो है। इसके बाद में दोस्तों रिएक्शंस, कौन कौन सी एडवर्स जो रिएक्शन है दोस्तों वो देखने को मिलती है, तो बिल्कुल सिंपल है, वही ज्यादातर सब में होती है। बच्चे के अंदर फीवर हो सकता है, ठीक है। एक क्या हो सकता है दोस्तों कि जो पूरा शरीर है उसके ऊपर लाल लाल थोड़े क्या हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, तो रेडनेस होगी क्या, तो या फिर क्या होंगे, रैशेज होंगे, या तो रेडनेस होगी क्या होंगे, रैशेज, या फिर जहां पर इंजेक्शन लगाया ना उस जगह पर पेन हो सकता है, तो लेकिन पेन पूरी बॉडी के अंदर नहीं होगा, जहां पर इंजेक्शन लगा वहां पर ही होता है, तो उसे किस नाम जानते हैं दोस्तों, लोकल पेन के नाम से जानते हैं कि भाई लोकल पेन हो रहा है। और लास्ट दोस्तों हाई, इसको जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो क्या है कि अगर आपने एक बार वैक्सीन लगाई और वैक्सीन लगाने के बाद आपने देखा कि उसको क्या हो गया दोस्तों, बच्चे को हाइपर सेंसिटिविटी हो गया, और अगर हाइपर सेंसिटिविटी हो गया दोस्तों लास्ट डोज पे, तो अब हम अगली डोज उसको नहीं लगाएंगे। अगर लास्ट डोज पे हाइपर सेंसिटिविटी हुआ है तो फिर हम अगली डोज उसको नहीं देंगे, ठीक है। तो देख लो, द नर्स इज टीचिंग ए ग्रुप ऑफ पेरेंट्स अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन वैक्सीन। साइड इफेक्ट बताने हैं, साइड इफेक्ट मैंने आपको बता दी दोस्तों कि इसके 4 साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया लो ग्रेड फीवर देखने को मिलता है, आपका रेडनेस देखने को मिलता है, लोकल पेन देखने को मिलता है, या रेडनेस की जगह रैशेज लिखा हुआ सकता है, ये देखने को मिलता है, ठीक है। फीवर, रेडनेस, रैशेज एंड लोकल पेन। अब इन चारों में से कौन सा है, देखो जनरलाइज्ड रैश में पूरी बॉडी के ऊपर रैश होना, तो ऐसा नहीं होता जब लोकलाइज्ड होते हैं ये, ठीक है, तो ये गलत है आपका। अर्टिकारा इचिंग होना नहीं है, लिथार्जी नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, फीवर देखने को मिलता है, वो भी कौन सा होता है, लो ग्रेड फीवर क्या होता है दोस्तों देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ रैशेज के अंदर हो सकते हो, लेकिन जनरलाइज्ड नहीं होता है कि पूरी बॉडी के अंदर नहीं होती है रैशेज, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, लो ग्रेड फीवर। तो लिखो HIV वैक्सीन के साइड इफेक्ट लो ग्रेड फीवर, लोकलाइज्ड पेन, रैशेज एंड रेडनेस, ठीक है। HIV वैक्सीन के ये क्या होते हैं, सबके साइड इफेक्ट होते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट, बस ये क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, फिर आज के बाद जो क्लास है उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। नेक्स्ट जो है वो एन इन्फेंट इज रिसीविंग पेरेंटल थेरेपी। एक जो इन्फेंट है दोस्तों वो IV थेरेपी ले रहा है, तो पेरेंटल थेरेपी मतलब IV थेरेपी है, या फिर इंजेक्शन के रूप में जो भी थेरेपी दी जाती है वो सब क्या कहलाती है, पेरेंटल थेरेपी लगाते हैं, ठीक है। द IV ओरल्स आर 400 ml ऑफ डेक्सट्रोज 5% इन वाटर।
0.45% सोडियम क्लोराइड, ठीक है। 5% डेक्सट्रोज है, किसके अंदर है 0.545% सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो 0.9 नॉर्मल सलाइन और हाफ जो नॉर्मल सलाइन होती है उसको क्या बोलते हैं 0.45% हाइपोटोनिक होता है वो, ठीक है। तो डेक्सट्रोज 5% इन वाटर है, बट है किसके अंदर ये 0.5% सोडियम क्लोराइड के अंदर है। टू रन ओवर 8 आवर्स, तो 8 घंटे के अंदर क्या होता है दोस्तों, उसको रन करना है। एट बोट रेट शुड द नस मेंटेन द हावरली रेट। वो इतना सिंपल क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड कुछ है ही नहीं। सिंपल क्वेश्चन में क्या पूछा है, लाइन में सुनो। एक इन्फेंट रिसीव कर रहा है, ऑर्डर है कि भाई उसको 400 ml हमें देना है, क्या देना है छोड़ो, 400 ml देना है, हमें कोई लेना नहीं, क्या देना है, कोई काम का नहीं है हमारे ये। कितने घंटे में दौड़ाना है, 8 घंटे में। और पूछा भी घंटे की रेट भी है, तो 8 घंटे में 400 ml है, तो 1 घंटे के अंदर कितना होगा भाई, कर लो 8 का 8 आप 40, कितना होगा 50 ml। 1 घंटे के अंदर 50 ml फ्लूइड देना है यार, इसमें क्या होगा बताओ, क्या तो इसमें फॉर्मूला लगाओगे, क्या करोगे, कुछ नहीं है। कह रहा है कि भाई सीधी सी बात ये है दोस्तों कि आपको 8 घंटे के मैं 400 रुपए दूं तो मैं 1 घंटे के कितने रुपए दे रहा हूं, बस यही क्वेश्चन है। 400 ml फ्लूइड चलाना है, 8 घंटे में चलाना है, तो 1 घंटे के अंदर कितना फ्लूइड जाएगा बताओ, कितना जाएगा, 1 घंटे में 50 ml जाएगा, हर घंटे में 50-50 ml जाएगा। अब ये भी अगर पढ़ाने की जरूरत पड़े तो फिर क्या फायदा पढ़ने का, फिर तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो अब हम जो भी आज हमने पढ़ा है सबको हम एक बार क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसका कोई लेना देना है नहीं अच्छे से। यहाँ पर ये है कि HIV वैक्सीन का लो ग्रेड फीवर क्या होता है दोस्तों, एक साइड इफेक्ट होता है। एक क्वेश्चन हमने बीच में छोड़ दिया है रिफ्लेक्स का, वो अगली क्लास में करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज देखने को मिलती है, जिसके कारण एबनॉर्मल जो हार्ट साउंड है दोस्तों वो क्या होती है, सुनाई देती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों कि आप अगर मम्स वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो किस चीज का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, आपको स्टेरिलिटी देखने को मिलती है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज का हमारा क्या है दोस्तों कि कोई भी पेरेंट अगर मान लो दुखी है, ठीक है, रो रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन यूज करने चाहिए जिससे हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, हमें कारण पता सके भाई हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो इन चीजों का हमें पता लगे, उन चीजों को हम क्या करते हैं दोस्तों यूज करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा कि टेल मी अबाउट योर डेली रूटीन, अपने डेली रूटीन के बारे में हमें बताओ। तो डेली रूटीन का पता लग जाएगा तो हमें और चीजें भी पता लगेगी। तो अगली जो क्लास होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। एक तो इसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स जो बैलेंस उससे रिलेटेड चीजें बताऊंगा, ठीक है, कितना फ्लूइड बच्चों को देना चाहिए, कितना होता है, इंट्रासेलुलर कितना होता है, ठीक है, एक्स्ट्रासेलुलर कितना होता है, ट्रिक बताऊंगा कि आप उसको कैसे क्या कर सकते हो दोस्तों, याद कर सकते हो। तो अगली क्लास में आप जरूर मिलना। ऐसे नहीं है कि ठीक है सर टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं है। सभी लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। फिर से मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।